प्रिय साथियों, आज हम देखेंगे प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बोला है एक आयताकार खेत का विकर्ण, आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। आयताकार खेत है और आयताकार खेत का जो विकर्ण है उसकी छोटी भुजा से, मतलब आयत की जो छोटी भुजा है उस छोटी भुजा से ये जो विकर्ण है ये 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा, आयत की जो बड़ी भुजा है छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात करना है, मतलब लंबाई चौड़ाई अपने को ज्ञात करना है। तो इसके लिए आयताकार खेत हम बना लेते हैं। ये खेत हमने लिया जो आयत के आकार का है, और आयत का मतलब होता है जिसमें आमने सामने की भुजाएं समान होती है, चारों भुजाएं समान नहीं होती है, तो इसको हम कहेंगे आयत। तो ये हमारे पास जो आयताकार खेत है इसके दो विकर्ण होंगे। एक तो विकर्ण ये बना सकते हैं और दूसरा विकर्ण हम ये बना सकते हैं। तो दोनों में से कोई भी विकर्ण हम ले लेते हैं, इसको हम विकर्ण ले लेते हैं। ये विकर्ण है, विकर्ण यानी कर्ण की तरह ही है क्योंकि यह 90 डिग्री का कोण है, तो इसको विकर्ण कहते हैं। तो ये जो आयत है इस आयत की छोटी भुजा कौन सी है? ये वाली है। बड़ी भुजा ये वाली है, इसको हम लिख देते हैं। ये कहो या ये कहो, दोनों बातें एक ही है। तो ये है आयत की छोटी भुजा और ये जो है ये आयत की बड़ी भुजा है, और यह है विकर्ण। तो प्रश्न में क्या कहा है, एक आयताकार खेत है और उसका विकर्ण मतलब ये उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। मतलब ये जो विकर्ण है ये विकर्ण इस छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। तो छोटी भुजा हमको पता ही नहीं है, छोटी भुजा को हम x मान लेते हैं, x मीटर। छोटी भुजा को x मीटर मानने के बाद ये जो विकर्ण है ये विकर्ण छोटी भुजा से, प्रश्न में कहा है छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। तो विकर्ण छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है, तो विकर्ण कितना होगा? छोटी भुजा x है, 60 मीटर अधिक लंबा है, अधिक मतलब प्लस, और 60 मीटर है तो x प्लस 60 हो जाएगा, इसको मीटर लिखेंगे। तो इस तरह से विकर्ण क्या हो गया? x प्लस 60 मीटर हो गया। प्रश्न में कहा गया है ना, ये जो छोटी भुजा है उस छोटी भुजा से विकर्ण जो है वो 60 मीटर अधिक लंबा है। तो इसीलिए छोटी भुजा अगर हमारी x है तो विकर्ण क्या हो जाएगा? x प्लस 60 मीटर। आगे क्या कहा है, यदि बड़ी भुजा ये वाली छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो, बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक, तो छोटी भुजा x है, बड़ी भुजा 30 मीटर अधिक, अधिक मतलब प्लस। तो इस तरह से हमारे पास बड़ी भुजा आ गई x प्लस 30 मीटर। तो तीनों चीज़ें हमारे पास आ गई। एक तो छोटी भुजा हमारे पास x मीटर आ गई, बड़ी भुजा हमारे पास x प्लस 30 मीटर आ गई, और विकर्ण x प्लस 60 मीटर आ गए, या कर्ण कह सकते हो आप इसको, क्योंकि ये जो है ना ये त्रिभुज बन रहा है, ये त्रिभुज बन रहा है। और ये कौन सा त्रिभुज बन रहा है? ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, क्योंकि ये 90 डिग्री का कोण है। आयत में चारों कोण 90-90 डिग्री के होते हैं, तो ये 90 डिग्री का कोण है। तो इस तरह से हम लिखेंगे। सबसे पहले हम छोटी भुजा को मानेंगे, हम लिखेंगे मान लो, क्या मानेंगे हम? आयताकार खेत की छोटी भुजा, आयताकार खेत की छोटी भुजा बराबर x मीटर। तो फिर नीचे लिखेंगे इसीलिए आयताकार खेत की बड़ी भुजा बराबर कितनी? x प्लस 30 मीटर, x प्लस 30 मीटर नीचे लिख देते हैं। और साथ में विकर्ण भी दिया है आयताकार खेत का विकर्ण कितना है? x प्लस 60 मीटर है। ठीक, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे। इस समकोण त्रिभुज का हम नाम भी दे सकते हैं, तो बिना नाम दिए हम इसमें पाइथागोरस का प्रमेय लगाते हैं। तो हम क्या लिखेंगे?
इसीलिए समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस के प्रमेय से तो पाइथागोरस के प्रमेय से क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो कर्ण हमारे पास कितना है, x+60, 90 अंश के सामने की भुजा है, x+60 पूरे का वर्ग बराबर लंब हमारे पास x है तो x² और आधार हमारे पास है x+30, यहाँ आ जाएगा x+30 पूरे का वर्ग। ठीक है, हम इस आकृति को ऐसा देख रहे हैं इसलिए इसको हम आधार ले रहे हैं, इसको हम लंब देख रहे हैं। अगर आपको इस ऐसे देखना है तो इसको भी आधार और इसको भी आप लंब दे सकते हो, कर्ण तो यही रहेगा। इसको हल करते हैं तो यहाँ सूत्र लगेगा a+b पूरे का वर्ग का, हम लिखते हैं चूँकि a+b पूरे का वर्ग सर्वसमीका से क्या होगा, a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab। इसमें लगाएंगे तो यहाँ आ जाएगा x का वर्ग प्लस 60 का वर्ग प्लस 2, a की जगह x है, b की जगह 60 है, बराबर यहाँ x² प्लस यहाँ पर भी लगेगी सर्वसमीका a+b पूरे का वर्ग, तो a का वर्ग यानी x का वर्ग प्लस b का वर्ग यानी 30 का वर्ग और 2ab यानी 2, a मतलब x और b मतलब 30। इसको आगे हल करते हैं तो ये हो जाएगा x² प्लस 60 का वर्ग मतलब 60 गुणा 60, तो ये हो जाएगा 3600 प्लस 60 का गुणा 2 में करेंगे तो 120, यहाँ आएगा x बराबर x² ये होगा 2x² प्लस 30 का वर्ग यानी 30 गुणा 30 ये होगा 900 प्लस 30 का गुणा 2 में करेंगे तो होगा 60 और यहाँ x। अब यहाँ 2x² है, x² है तो हम एक काम करते हैं सभी को इधर लेकर जाते हैं, यहाँ आएगा 0 बराबर यहाँ 2x² है, x² इधर जाएगा तो -x²। सबको इधर ले जाने के पीछे हमारा उद्देश्य क्या है, हम x² को प्लस में रखना चाह रहे हैं इसीलिए इधर लेकर जा रहे हैं। फिर उसके बाद x वाले को लिखते हैं, तो x वाला है यहाँ पे पहले से 60x, इधर से x वाला आएगा तो -120x, प्लस वाला यहाँ पहले से है 900 और माइनस इधर से आएगा ये 3600, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो 0 बराबर 2x² में से x² गया तो x² बचेगा। यहाँ देखिए 60x प्लस का है और 120x माइनस का है, तो असमान चिन्ह है तो घटाएंगे, 120 में से 60 को घटाएंगे तो 60 आएगा। अब बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस है और यहाँ पे इनके भी चिन्ह अलग अलग है, 900 का चिन्ह प्लस है और 3600 का चिन्ह माइनस है, अलग अलग चिन्ह है तो घटाएंगे, 3600 में से 900 को घटाएंगे तो ये आएगा 2700, बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा माइनस। अब इसको हम पलट के लिख लेते हैं, या x² माइनस 60x माइनस 2700 बराबर 0। अब इसको आप किसी भी विधि से हल कर सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा बोला नहीं है, हम इसको गुणनखंड विधि से हल करते हैं। x² का गुणांक 1 है और ये -2700 है, तो 1 और -2700 का गुणा करेंगे ये कितना आ जाएगा, -2700। अब इसको ऐसे दो भागों में तोड़ना है जिसको जोड़ने या घटाने पर -60 आ जाए और गुणा करने पर -2700 आ जाए। तो ऐसे कौन से दो अंक हो सकते हैं, कौन से दो अंक होंगे ऐसे, 90 गुणा 30 हो सकता है क्या, क्योंकि 90 और 30 का गुणा करेंगे तो 9 × 27 और ये 2 0 है। अब 90 में से 30 अगर जाता है तो 60 बचेगा, लेकिन -60 चाहिए तो 90 को माइनस में रखना पड़ेगा और 30 को प्लस में रखना पड़ेगा, तो 90 में से 30 जाएगा तो 60 आएगा और बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस होगा। -90 में से +30 गया तो -60 आ जाएगा और इनका गुणा करेंगे तो माइनस का गुणा प्लस से करेंगे तो माइनस और इनका गुणा तो होता है 27 से। तो गुणनखंड विधि से हम इसको हल कर रहे हैं, तो इसको हल करते हैं आगे। x² क्या हो जाएगा, -90x और प्लस 30x
देखो -90x में से 30x जाएगा तो -60x आएगा, माइनस यहाँ है 27 बराबर 0। दो दो की जोड़ियाँ बनाते हैं, यहाँ कॉमन है x तो बचेगा 1x और माइनस यहाँ से x निकला है तो 90 बचेगा। ऐसा ये कोष्टक यहाँ पे आएगा बराबर 0। अब x में कितने का गुणा करें कि +30x आ जाए, तो +30 का गुणा करना पड़ेगा, और +30 का गुणा x में करेंगे तो +30x, प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस, और 30 का गुणा 90 में करेंगे तो 2700। अब यहाँ से कॉमन निकालेंगे x - 90, तो यहाँ बचेगा x + 3, x + 30 बचेगा बराबर 0। अब या तो x - 90 बराबर 0 या x + 30 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा 90 या x बराबर हो जाएगा -30। अब x हमने किसको माना था, तो x हमने माना था आयताकार खेत की छोटी भुजा, और भुजा कभी ऋणात्मक नहीं होती, भुजा कभी ऋणात्मक नहीं होती, छोटी भुजा हो चाहे बड़ी भुजा हो चाहे विकर्ण हो, कभी ऋणात्मक नहीं होता। और यहाँ पे x का मान ऋणात्मक आया है, हम लिखेंगे x का ऋणात्मक मान संभव नहीं है। तो x का कौन सा मान लेके चलेंगे 90, तो इस तरह से हमको भुजाएं ज्ञात करना था, तो हम लिखेंगे अतः आयताकार खेत की छोटी भुजा जिसको हमने x माना था, ये कितनी आ गई 90, मात्रक लिखेंगे मीटर। अब हम निकालते हैं बड़ी भुजा को, तथा आयताकार खेत की बड़ी भुजा बराबर x + 30 मीटर था, और x का मान हमारे पास आ गया है 90 + 30, तो कितना हो जाएगा 90 और 30 120 मीटर होगा। ठीक है, तो इस तरह से आयताकार खेत की छोटी भुजा 90 मीटर आ गई और बड़ी भुजा आ गई 120 मीटर। तो इस तरह से दोनों भुजाएं हमने इसमें ज्ञात कर। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, दो संख्याएं हैं और उनके वर्गों का अंतर 180 है। आगे बोला है छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग जब करते हैं तो बड़ी संख्या का 8 गुना है, बड़ी संख्या का 8 गुना है, दोनों संख्या ज्ञात करना है, मतलब छोटी संख्या भी ज्ञात करना और बड़ी संख्या भी ज्ञात करना। तो इसको अगर हम x मानकर करते हैं, x मानकर करने से भी हमारा सॉल्यूशन आएगा, लेकिन सॉल्यूशन थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, उसमें आगे दिक्कत जाएगी, या जो हमको समीकरण मिलेगा वो x की घात 4 का रूप में मिलेगा, तो जिसको सॉल्व करने में और गुणनखंड बनाने में थोड़ी दिक्कत होगी। इसलिए हम इसको अलग तरीके से हल करेंगे, इसको हम xy मानकर हल करेंगे। हालांकि आप सिर्फ x से भी इसको हल कर सकते हो, लेकिन उसमें थोड़ी दिक्कत होगी। उस दिक्कत से बचने के लिए हम क्या करते हैं, xy मानकर हल करते हैं। तो प्रश्न में जैसा बोला है उसके अनुसार दोनों संख्याएं ज्ञात करना है, और दोनों संख्या ज्ञात करना मतलब छोटी संख्या भी ज्ञात करना है और बड़ी संख्या भी ज्ञात करना है। तो हम किसी को भी x मान लेते हैं, किसी को भी y मान लेते हैं। या तो हम छोटी संख्या को x मानेंगे तो बड़ी संख्या को y मानना पड़ेगा, और बड़ी संख्या को x मानेंगे तो छोटी संख्या को y मान लेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे मान लो हम बड़ी संख्या को x मान लेते हैं, बड़ी संख्या बराबर x तथा छोटी संख्या बराबर y। ये हमने मान ली बड़ी संख्या और छोटी संख्या। अब प्रश्न जैसा जैसा बोलता है उसी के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। प्रश्नानुसार दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, दो संख्या यानी बड़ी संख्या और छोटी संख्या,
तो इनके वर्गों का अंतर देखो, इनका वर्ग और इसका अंतर बोला है। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। तो ये दो संख्या है, बड़ी संख्या x है और छोटी संख्या y है, इनके वर्गों का अंतर दिया है 180। और एक बात ध्यान रखना, ये 180 जो है ना ये प्लस है, तो प्लस है तो बड़ी संख्या का वर्ग पहले ही लेना पड़ेगा, छोटी संख्या का वर्ग बाद में लेना पड़ेगा। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आप बड़ी संख्या को y मानते और छोटी संख्या को x मानते तो यहाँ आपको क्या मिलता है, y² माइनस x²। क्योंकि यहाँ पे 180 जो है ये कैसा है, धनात्मक है। तो धनात्मक मान कब आएगा, जब बड़ी संख्या का वर्ग पहले लेंगे और छोटी संख्या का वर्ग बाद में लेंगे, तभी आएगा धनात्मक। इसलिए ध्यान रखना है, ये इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ क्योंकि अगर आप बड़ी संख्या को y और छोटी संख्या को x मानेंगे तो ये चेंज हो जाएगा। हमने बड़ी संख्या x ली है, छोटी संख्या y ली है, तो बड़ी संख्या का वर्ग माइनस छोटी संख्या का वर्ग, मतलब दो संख्याओं के वर्गों का अंतर दिया 180। ठीक है, इसको हम नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। आगे क्या बोला है, पुनः प्रश्नानुसार छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, बड़ी संख्या का 8 गुना है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो ये है। इसको हम लिखेंगे y² बराबर 8 का गुणा x में करेंगे तो 8x हो जाएगा। इसको हम समीकरण नंबर 2 नाम दे देते हैं। देखो दो समीकरण हमारे पास मिल गए, तो हम एक काम करते हैं, समीकरण 2 से y² का जो मान है वो समीकरण 1 में रख लेते हैं। y² का मान 8x है, तो हम लिखेंगे समीकरण 2 से y² का मान समीकरण 1 में रखने पर तो यहाँ क्या है, x² माइनस y² का मान हमारे पास है 8x बराबर 180। अब 180 का पक्षांतरण करते हैं तो x² माइनस 8x ये हो जाएगा माइनस 180 बराबर 0। अब इसको किसी भी विधि से हल कर सकते हैं, हम गुणनखंड विधि से हल कर लेते हैं। x² का गुणांक और माइनस 180 चिन्ह से लेना पड़ेगा, इसका गुणा करते हैं तो ये गुणा कितना आ जाएगा, माइनस 180 आएगा। अब इसको ऐसे दो भागों में तोड़ते हैं कि जिसको जोड़ने या घटाने पर माइनस 8x आ जाए या माइनस 8 आ जाए और गुणा करने पर माइनस 180 आ जाए। तो ऐसी कौन सी दो संख्या होगी, देखो अगर आप थोड़ा ध्यान से सोचेंगे तो 8 आने के लिए क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, 18 गुणा 10। 18 गुणा 10 कितना होगा, 180। अब 18 को अगर हम माइनस में रखते हैं और 10 को अगर हम प्लस में रखते हैं तो 18 का चिन्ह माइनस हो जाएगा, 10 का चिन्ह प्लस हो जाएगा। वो माइनस 18 में से प्लस 10 जाएगा तो माइनस 8 आएगा, क्योंकि 18 में से 10 गया तो 8 आएगा और बड़ी संख्या 18 है उसका चिन्ह माइनस है, तो माइनस 8x मिल जाएगा या माइनस 8 मिल जाएगा। माइनस 18 में से प्लस 10 जाएगा तो माइनस 8 मिलेगा। माइनस का गुणा प्लस में करेंगे तो माइनस और 18 का गुणा 10 में करेंगे तो 180, यानी दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए। एक तो जोड़ने या घटाने पर माइनस 8 भी मिलना चाहिए और गुणा करने पर माइनस 180 मिलना चाहिए। ठीक है, समझ गए होंगे ये वाली बात। अब इसको क्या लिखेंगे हम, x² माइनस 18 x प्लस 10 x माइनस 180 बराबर 0। दो दो की जोड़ियाँ बनाते हैं तो यहाँ x कॉमन निकलेगा तो बचेगा x माइनस x निकल गया तो 18 बचा। ऐसा ही कोष्टक यहाँ बनेगा बराबर 0। अब x में कितने का गुणा करें कि प्लस 10x आ जाए, तो प्लस 10 का गुणा करेंगे। प्लस 10 का गुणा x में करेंगे तो प्लस 10x, प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस 10 का गुणा 18 में करेंगे तो 180। अब यहाँ से x माइनस 18 कॉमन है, यहाँ बचेगा x प्लस 10 बराबर 0। तो यहाँ से x के दो मान मिलेंगे, या तो x माइनस 18 बराबर 0 या x प्लस 10 बराबर 0। तो x बराबर मान आ गया 18 या
x बराबर मान मिलेगा -10। अब x के दो मान हमारे पास मिल गए हैं, एक मान मिला 18, एक मान मिला -10। तो हम x का जो मान आया है 18, ये समीकरण हम 2 में रख लेते हैं। समीकरण 2 में रख लेते हैं। समीकरण 2 में रखने के बाद यहाँ से हमको y का मान मिलेगा। हालांकि हम ये जो x का मान आया है इसको समीकरण 1 में भी रख सकते हैं, लेकिन समीकरण 2 से हल करना थोड़ा आसान होगा। तो हम पहला x का 18 मान लेके चलते हैं। जब x बराबर 18, x का मान जब 18 हो तब समीकरण 2 से, तो यहाँ पे समीकरण 2 है y² बराबर 8x, तो इसको हम लिखेंगे y² बराबर 8 गुणा x का मान रखेंगे 18, तो y² बराबर मिलेगा 18 का गुणा 8 में करेंगे तो 8 8 64 के 4 हासिल के 6, 8 का 8 और 6 14, तो y² बराबर 144। तो y बराबर होगा अंडर रूट में 144। तो y बराबर हम लिखेंगे 144 का वर्गमूल होता है 12, लेकिन ये आएगा प्लस माइनस, या यहाँ से वर्ग हटता है तो प्लस माइनस आता है, और 144 का वर्गमूल होता है 12। तो इस तरह से y का मान +12 भी मिला है और -12 भी मिला है। ठीक है, +12 भी मिला और -12 भी मिला है, मतलब y के दो मान हमको मिले। अब हम x बराबर -10 लेके चलते हैं। तो हम लिखेंगे जब x बराबर -10 तब समीकरण 2 से, और समीकरण 2 है हमारा y² बराबर 8x, तो y² बराबर 8 गुना x का मान -10 रखेंगे, तो y² बराबर -80 होगा। तो y बराबर हो जाएगा वर्गमूल में -80, प्लस माइनस लेंगे, वर्गमूल में -80। देखो एक बात हमेशा ध्यान रखना, वर्गमूल के अंदर अगर कोई ऋणात्मक मान आता है तो वो होता है इमेजनरी। इमेजनरी का मतलब वो काल्पनिक मान होता है। वर्गमूल के अंदर कभी भी ऋणात्मक मान नहीं आना चाहिए। अगर वर्गमूल के अंदर ऋणात्मक मान आता है मतलब वो काल्पनिक मान हो जाता है, और जब वो काल्पनिक मान हो जाता है तो हमारे वो किसी काम का नहीं है, और उसको आई के द्वारा दर्शाते हैं। इसको आयोटा भी कहते हैं। बड़ी क्लास में आप जाएंगे तो इसके बारे में पढ़ेंगे। वर्गमूल में जो ऋणात्मक मान आया है ये काल्पनिक मान है, इसलिए ये मान हमारा संभव नहीं है, असंभव है, ऐसा कह सकते हैं। समझ गए ये बात? वर्गमूल के अंदर माइनस में मान आ रहा है, और वर्गमूल के अंदर माइनस में मान आना ये दर्शाता है कि ये काल्पनिक मान है, या ये कहें दूसरे शब्दों में तो ये वास्तविक मान नहीं है, इसलिए ये वाला मान हमारा किसी काम का नहीं है। तो हमारा y का मान क्या है? +-12, मतलब +12 भी, +12 कब? जब x बराबर 18 हो, और -12 भी कब? जब x बराबर 18 हो, क्योंकि x बराबर 18 रखने पर ही तो दो मान आ रहे हैं, इसीलिए x बराबर 18 रख रहे तो +12 भी आ रहा है, और x बराबर 18 रख रहे तो -12 भी आ रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं? तो हम यहाँ पर लिखेंगे x हमने जो माना है वो किसको माना था? हमने बड़ी संख्या को माना था। तो हम लिखेंगे यहाँ पर अतः बड़ी संख्या 18 तथा छोटी संख्या 12, या ऐसा लिख सकते हैं, या बड़ी संख्या तो 18 ही रहेगी, बड़ी संख्या 18 तथा छोटी संख्या -12, क्योंकि +-12 आया था। तो कुल मिला के देखा जाए तो छोटी संख्या 12 है तो भी बड़ी संख्या तो 18 ही है, और छोटी संख्या -12 है तो भी बड़ी संख्या 18 है। तो ये 18 जो हमने मान रखा था, ये 18 मान रखने के बाद ही ये +-12 आया है, इसलिए +12 रहेगा तो भी 18 रहेगा, -12 रहेगा तो भी 18 रहेगा। तो प्रश्न में जैसा बोला था वैसा जवाब हम दे देते हैं। प्रश्न में बोला था दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए,
हम लिखेंगे अतः दोनों संख्याएं अठारह बारह या 18-12 होगी। ठीक है, तो ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन था, लेकिन हमने इसको आसान तरीके से हल कर लिया है, क्योंकि अगर हम इसको सिर्फ x से करते तो थोड़ी दिक्कत हो सकती थी, लेकिन ये बड़ी आसानी से हमने इसको कर लिया। और इस तरह से आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 7 है, इस वीडियो में कंप्लीट हो गया। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह के वीडियोज़ मैं आपके लिए लाते रहूँ, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस भी कीजिए। थैंक यू।